हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक का ये 2017 के 45 प्रश्न। ठीक है, 2017 में जो पूछा गया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 50 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो 50 प्रश्न आता है उसमें से 15 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था वहाँ डिटेल में। अब यहाँ बचे हुए 45 प्रश्नों को क्रम से इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन 45 प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो इन 45 प्रश्नों में कम से कम 80 या 100 प्रश्नों को के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि जितने ऑप्शन रहेंगे उन ऑप्शनों के बारे में भी हम डिटेल में आपको बताते चलेंगे क्रम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम 15 प्रश्नों को उसमें सॉल्व किया था, अब 15 के बाद 16वें प्रश्न से इस वीडियो में हमको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 16वां प्रश्न, तो इसमें क्या कह रहे हैं देख लीजिए, प्रश्न पढ़िए फिर लगाया जाए। 1 मिलीमीटर मरकरी दाब का पास्कल में मान होगा मरकरी का घनत्व 13.6 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब एवं जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पूछ क्या रहे हैं, पास्कल में मान ज्ञात करना यानी दाब निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर मरकरी दाब, अब देखिए 1 मिलीमीटर पाठ्यांक होता है, मतलब कितनी ऊंचाई तक मरकरी का पाठ्यांक उठा है। तो यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट ये लिख दे रहे हैं h बराबर आपका 1 मिलीमीटर। अब h बराबर 1 मिलीमीटर और बाकी चीज़ें देखिए किग्रा मीटर में दिया हुआ है, वो भी मीटर में दिया हुआ है। तो इस मिलीमीटर को हमको बदलना है पहले तो मीटर में। 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, आपको पता है ना। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेमी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो 1/10 है, इस सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। ये आपका मीटर में h का मान आ गया। अब h का मान मिल गया, फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, घनत्व तो दिया हुआ है ρ बराबर 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और फिर गुरुत्वीय त्वरण जी भी दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब दाब निकालना है, तो दाब P बराबर हम लोग जानते हैं ρg/h। यहाँ रख लीजिए वैल्यू। रो का मान कितना है 13.6 × 10⁻³ और जी दिया हुआ है 9.8 और फिर h आपका आ गया 1/1000। ठीक है, अब 1/1000 और ये भी 1000 है, 10⁻³ मतलब 1000, ये आपका एक दूसरे से कैंसिल। अब बचा कितना, ये बचा 13.6 × 9.8। अब इसका गुणा करिए भैया, तो 8 × 24, ये 8 × 6 = 48, 8 सब में इकाई 8 है। चलिए इसका जो है मोबाइल से गुणा करके आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा समय बच जाएगा। तो ये आएगा आपका 133.28। ठीक है, ये आ गया इतना पास्कल। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, बात समझ में आ ही गई होगी। ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, समझ में आया ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 17वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थों में निम्न को मापने में होता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस चीज को मापने में किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है ये आपेक्षिक घनत्व को मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व को मापने में। अब इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये 18वां प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं कि
फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से मापने पर जल का क्वथनांक होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 212 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना, 100 होता है। सेल्सियस में अगर कहा जाए तो जल का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है तो 212 फ़ारेनहाइट इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न ये क्या कह रहे हैं, देखिए हमने बताया था ना प्रकाश से 3-4 प्रश्न तो निश्चित रूप से आते ही हैं, कम से कम 3 प्रश्न। तो देखिए समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है और समान आकार का बनता है। सीधा बनता है और समान आकार का बनता है समतल दर्पण में, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये दो समतल दर्पण जो कि परस्पर 60 अंश का कोण बनाते, जो दो समतल दर्पण 60 अंश का कोण बनाते हुए रखे गए हैं, तो इनके मध्य रखी गई वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहे हैं। ध्यान से समझिए भैया कि दो समतल दर्पण यदि किसी कोण पर रखे हों तो उससे कई प्रतिबिंब बनते हैं। अब प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला जो होता है वो होता है n बराबर, यहाँ से ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ये होता है n बराबर 360/θ-1, या n बराबर होता है 360/θ। अब ये वाला फार्मूला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, ये भी समझ लीजिए। देखिए जब 360/θ ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो ये फार्मूला होगा। और जब 360/θ ये विषम संख्या है तो यही हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब ये मान जो है यानी प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग समझ लेते हैं तो कितना आएगा। बात समझ में आ गई। फार्मूला क्या लगेगा, 360/θ। थीटा क्या है, कितने कोण पर दोनों समतल दर्पणों को रखा गया, ये फिर दूसरा ही, ठीक, कितने कोण पर रखा गया। तो 60 अंश के कोण पर रखा गया, तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, 360/60। अब ये 0 कटा, 6 से काटिए, 6 छक्के 36, आपका ये आ गया 6। ठीक, अब ये सम संख्या आई ना तो -1 वाला फार्मूला लगेगा, 6 - 1 आएगा कितना, 5। बात समझ में आ गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जी, बी वाला इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फिर अगला देखते हैं अब हम लोग। एक वास्तविक एवं आकार से बड़ी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। एक वास्तविक एवं आकार में बड़ी, ठीक है, किससे प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या उत्तल और समतल दोनों से। देखिए अभी हमने बताया समतल दर्पण में वस्तु के आकार का बनता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है ना, ऑप्शन से भी काम कर सकते हो, ये हो नहीं सकता। बचा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझिए। उत्तल दर्पण में हमने बताया, देखिए पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में हमने बताया है, ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, ये फोकस बिंदु, कहीं भी वस्तु हो जब समांतर आएगा तो फोकस के सीध में निकलेगा ऐसे, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी किरण ऐसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है वापस, ठीक है। तो ये मिलेगा यहीं, सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, हमेशा जो है आभासी सीधा छोटा बनेगा, किसमें, उत्तल दर्पण में। अब बचा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, बड़े आकार में भी बनता है। तो उत्तल दर्पण में वास्तविक और बड़े आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, ये भी फिर से रिवाइज कर लीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और याद रहेगा कुछ दिन तक।
है ना। कुछ दिन तक क्या ऐसे पढ़िए ध्यान से कि जो है ये कभी भी ना भूले। देखिए, जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु होती है तो वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र इधर के बीच में, और वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो वस्तु के आकार का यही वक्रता केंद्र पर बन जाता है, और जब इसके अंदर कहीं भी वस्तु होती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना। फोकस के अंदर रहेगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रहेगी तो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फोकस पर अनंत पर हो गया, और जो है फोकस और दर्पण के बीच में जब हो जाएगी तो आभासी और सीधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक बड़ा बन सकता है प्रतिबिंब। ठीक है, इसके अलावा आभासी भी बड़ा होता है, वास्तविक छोटा भी होता है ना। तो जो प्रश्न कह रहे हैं उसका उत्तर आपको देना है। क्या प्रश्न कह रहे हैं कि वास्तविक एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये अवतल दर्पण से। ठीक, चलिए इसमें एक प्रश्न हम आपसे और कर रहे हैं यहाँ पे कि यदि कहा जाए कि ये वास्तविक आकार में बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कब प्राप्त होता है, वस्तु की किस स्थिति में वास्तविक और बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी तो इसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक और बड़ा। ठीक है, चलिए समझ में आ ही गया होगा। अगला बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न क्या है, इसमें कह रहे हैं कि सेकंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर जहां गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, सेकंड लोलक जो होता है, सेकंड पेंडुलम जो होता है, उसका आवर्त काल होता है 2 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। t बराबर कितना होता है, 2 सेकेंड। ठीक, और लंबाई उस स्थान पर, देखिए लंबाई पूछ रहे हैं यल का मान, और बचा जी का मान इसमें दिया हुआ है 9.8। ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए t बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। अब चूंकि यल का मान निकालना तो क्या करें, स्क्वायर कर दें। टी स्क्वायर इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर यल अपान जी। तो यहाँ से यल बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर जी और बटे 4 पाई स्क्वायर। अब ये मान रख लीजिए क्रम से सबका। तो t मतलब 2 का वर्ग 4 और g का मान 9.8 और बटे में ये आपका आया 4 और गुणे ये हो जाएगा पाई का मान कितना लिखें भाई, कहीं दिया हुआ नहीं है कुछ, तो हम लिख दे रहे हैं 22/7। ठीक है, 22/7 2 बार लिखना होगा, 22/7। अच्छा एक काम करिए, 22/7 की क्या ज़रूरत है कटने की, तो कोई चांस नहीं है, 4 यहाँ काट ही देंगे वैसे। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, ये टी का वर्ग टी का स्क्वायर मतलब 4 और जी का मान 9.8। अब ये आ गया 4 पाई का मान 3.14 2 बार लिख दे रहे हैं इसको। अब यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आ ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये दशमलव हटा दीजिए, आपका आ गया 98 बटे ये एक अंक दशमलव करेंगे तो 31.4 आएगा आपका। कितना, 31.4 31.4 गुणे 3.14। अब इससे गुणा करके भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर जो भी आना होगा। ठीक है, इसको भी कर दें क्या, चलिए इसको करके आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए निकाल ही लेते हैं भाई, गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। क्या है कि ये आपका ऊपर आ गया 98 में भाग देना है। चलिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 31.4 गुणे 3.14। अब ये आएगा आपका 98 और बटे में आया 98.596। ठीक है,
अब जब पेन से इसको लगाएंगे आप लोग तो इसको दशमलव हटाएंगे तो आएगा 9 8, 3 अंक दशमलव ना, 3 जीरो भी बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, और बटे 9 8 5 9 4। अब इससे भाग देंगे, ठीक है, तो ये भाग देंगे जब तो आएगा 9 8 5 9 6, ठीक। तो ये आपका आया 0.9937, 0. ये आ गया लंबाई 0.9937। तो 9937 है तो 3 हटाएंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 4, 0.994, ठीक। ये आपका डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। अब समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ध्यान से कैसे लगाया गया है। अगला ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर वापस प्रक्षेपण के स्थान पर 4 सेकंड के उपरांत आती है तो वस्तु का औसत वेग बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं, ये ऊपर की ओर जाती है फिर वापस लौट करके वहीं आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे में औसत वेग पूछ रहे हैं, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है, देखिए पिछले वीडियो में बताया गया था, एक प्रश्न था उसमें, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, देखिए पहले गया 125 मीटर ऊपर, है ना। चलिए आगे लिखते हैं, 125 मीटर ऊपर गया और फिर 125 मीटर वापस आया, कुल दूरी हो गई ऊपर। अच्छा, वापस जाकर आने में एक टोटल समय 5 कह रहे हैं, तो जोड़ लो, टोटल समय 5 कुल हो गया, जोड़ लीजिए, 5 5 10, 2 2 2 4 1 5 1 1 2 और बटे 5, ये 5 5 25, ये तो 50 आ गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन में है। ये बी वाला ऑप्शन होगा इसका सही, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुल दूरी बटे कुल समय करके हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, तो बताइए कितना क्या स्थान है आवर्त सारणी में इसका, 17 वाला, तो आवर्त और वर्ग बताना है, तो 17 है जिसका परमाणु क्रमांक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7, तो 3 कोष हैं, तो कोषों की संख्या ही आवर्त संख्या होती है, इसका मतलब आवर्त जो है वो हो गया 3। तो देख लीजिए आवर्त 3 कहाँ पे दिया हुआ है, एक ही है ऑप्शन बी वाला, यही सही हो जाएगा, यहीं से आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 7 दिया हुआ है तो ये 7वें वर्ग में, पी ब्लॉक के 7वें वर्ग में ये होगा। पी ब्लॉक में क्यों, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में इसमें भरा जाएगा, चेक कर लीजिए कैसे, 1s2 1s 2s2, ये क्या यार, चलिए 2s2 1s 2s 2p 3s 3p कितना हुआ, 6 4 10, अभी 5 इसमें हो जाएगा, 6 4 10 2 12 5 17, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जा रहा है ना। तो ये परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व तो किस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सातवें ये अंतिम कोष में 7, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 7वें वर्ग में रखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें वर्ग मतलब पी ब्लॉक के 7वें, वैसे मिलाकर के 17वें वर्ग में,
ठीक है, 17वां वर्ग जो है 17वें वर्ग में रखा गया है। तो इसको जो है पी ब्लॉक में ये 3rd A, 4th A ऐसे करके वर्गीकरण किया गया है। तो 3rd ये 5th A होता है वर्ग, ठीक है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसमें तो और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बताएंगे और समय लगेगा। जितना थोड़ा थोड़ा जो भी है ऑप्शन के बारे में या रिलेटेड जितने प्रश्न आ सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। तो देखिए क्या करें, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। अब क्षारीय धातु कौन सी है भाई? तो देखिए हमको पता है कि आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है, क्या पहला वर्ग, उसमें क्षार धातुएं रखी हुई हैं। जैसे कौन कौन से है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे, रुबिडियम। तो ये सभी क्या हैं? क्षार धातुएं। हाइड्रोजन तो मान लीजिए गैस है। अब इसके अलावा पहला जो है क्षारीय धातु, तो इसमें जो है सोडियम दिया हुआ है ना, तो सोडियम यही इसका सही हो जाएगा। क्षारीय धातु समझिए। अब दूसरा वर्ग जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन सी हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं? क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सोडियम वाला, यानी ए, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एल्कीन का सूत्र है। इसमें से एल्कीन का सूत्र कौन सा है? देखिए एल्कीन का सूत्र कौन होता है? CN, फार्मूला आपको पता होगा क्या? CnH2n, CnH2n + 2, ये है एल्केन। ये क्या है? एल्केन। अब इसी में से 2 हाइड्रोजन कम कर लीजिए, CnH2n, ये 2 कम कर लीजिए तो आपका बन जाएगा एल्कीन। ठीक, 2 हाइड्रोजन और कम कर लो, CnH2n - 2। अब ये आपका आ गया क्या? एल्काइन। ठीक, तो अब देखिए दुगुना हाइड्रोजन जिसमें होगा वही एल्कीन हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है? ये आपका 4 दूना 8 2 10, इसका मतलब ये आपका क्या है? एल्केन है ना। अब बी वाला ऑप्शन, ये देखिए 4, ये कितना है जी? ये तो कम है, 4 हाइड्रोजन, ये उससे भी कम है। तो 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8, 8 में से 2 गए 6, है ना। समझ पा रहे हैं? 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, इसका मतलब ये कौन है? ये आपका एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन। अब ये 4 दूना 8, यही आपका एल्कीन है। यही क्या है? एल्कीन है, ये एल्कीन। और ये 4 दूना 8, 4 12, वाह भैया, 4 दूना 8, 4 12। तो ये जो है ये क्या है? ये इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, 4 3 12, 3 गुना हाइड्रोजन है। तो चलिए इसके बारे में तो अभी हमको नहीं पता है। यदि किसी को पता है तो कमेंट में बताएं C4H12 क्या है। ठीक है, इसमें जो है एल्कीन और एल्काइन दोनों हो सकता है ना। तो बनाएंगे संरचना तो पता चलेगी। चलिए इसमें देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? पहले इसको लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है HCHO। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं तो एक कार्बन है तो मेथेनल, इसका क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक, तो मेथेनल किसमें है? बी वाला ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा इसका ये। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं। अगला, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है ये बताना आपको।
देखिए ये पहला इसमें जो है, चलिए सबका नाम भी बताते चल रहे हैं कब से आपको। ये पहला ये क्या है, कीटोन है, कीटो समूह। कीटो समूह है। और ये क्या है, OH लगा है मतलब एल्कोहल है, ठीक। और ये देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हो CO और ये OH, ठीक है। यही क्या है, एसिड यानी अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए 60 में लिख दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड में। और ये एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। चलिए तो एस्टिक एसिड में यही होगा भाई। एस्टिक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा ना, क्या होता है जी, CH3COOH। ये क्या है, एस्टिक एसिड, ठीक है। तो यही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही, ठीक। फार्मिक एसिड का क्या होता है, HCOOH, फार्मिक एसिड यानी मेथेनल, एस्टिक एसिड यानी एथेनल। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, सी वाला, ठीक। ये क्या है, एस्टिक एसिड में क्रियात्मक समूह यही है, ठीक है। और फार्मिक एसिड में क्रियात्मक समूह कौन है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। एल्कोहल, देखिए समझिए ध्यान से। पहली बात तो ऐसे समझ लीजिए, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो बनता है एल्डिहाइड, ठीक। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो बनता है अम्ल, लिख दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन होता है, क्या होता है, चलिए अभी लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन होता है तो बनता है एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल का क्या, ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। अब ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है, तो अम्ल का जब अपचयन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। और एल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो ये एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में, चलिए यहाँ ऑक्सीकरण लिख दे रहे हैं। चलिए ऑक्सीकरण पहले समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, ठीक, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑक्सीकरण में होती हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा जो है अपचयन में होता है। अपचयन में क्या होता है, इसको बताइए फटाफट। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक। ऑक्सीजन निकलता है या कहिए कम होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, अपचयन में ये होता है, समझ गए। अब विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण, समझ सकते हैं। तो जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। वाह भाई वाह, ध्यान से समझिए ये बातें, यदि आपको याद रहेंगी तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। चलो आगे बढ़ें। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये एल्डिहाइड वाला। चलो फिर आगे बढ़ें भाई, अगला प्रश्न।
तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है वायुमंडलीय दाब घटने पर। वायुमंडलीय दाब के घटने पर क्या होता है, तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, एक गैस का एसटीपी पर है, एसटीपी पर है गैस, एसटीपी पर यानी सामान्य ताप दाब पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है, ताप बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, तो आयतन कितना होगा। वाह भाई, चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें दिया हुआ है क्या, एसटीपी पर दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। तो देखिए दाब पहले कितना था, पी था, और बाद में दाब जो है 2 गुना कर दिया गया यानी 2p, ठीक है। तो और फिर ताप जो है कितना होता है 273 केल्विन, चूंकि केल्विन में दिए हैं तो केल्विन लिखेंगे, और बाद में ताप जो है कितना हो जाता है 546 केल्विन, ठीक है, ताप इतना हो गया। अब आयतन कितना हो जाएगा V1 V2, ठीक है, दोनों में संबंध निकालना है। तो हमको पता है P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2, ठीक। अब यहाँ रख लीजिए भाई, P1 की जगह यहाँ P लिखेंगे, V1 वही से रहने दो, T1 का मान आपका आ गया 273, अब बराबर P2 कितना लिखेंगे 2p, V2 वही रहने दो, T2 आपका हो गया 5 4 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, देखिए 273 दूनी 546, ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, P से P कट गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो यहाँ से आ गया V1 बराबर V2, इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो क्या सही होगा, आयतन समान रहेगा, आयतन आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये पहला वाला, ठीक है, आयतन समान रहेगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। चले आगे बढ़े फिर। अगला प्रश्न, न्यूट्रिनो में होता है, न्यूट्रिनो में होता है, न्यूट्रिनो में क्या होता है, न्यूट्रिनो में एक आवेश होता है और द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो में आवेश 0 होता है और द्रव्यमान 1 होता है, कोई आवेश नहीं होता इसमें न्यूट्रिनो में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है, न्यूट्रॉन। और क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रिनो क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल विलयन में कण का आकार होता है, क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। देखिए कोलाइडल विलयन में कण का आकार कितना होता है, चलिए लिख के बताते हैं। कोलाइडल विलयन में कण का आकार जो है 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -7 मीटर की रेंज में होता है, समझ गए। तो यदि 10 घाते -7 10 से कम है तो वो देखिए, चलिए ऐसे अलग पेन से इसको अच्छे से बता दे रहे हैं। ला 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 ला, ये आपका कोलाइडल विलयन का है, ठीक, यहाँ तक। अब फिर इसके बाद ये जो होगा ये निलंबन होता है, इसके आगे जो है ये होता, अच्छा, वास्तविक विलयन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कोलाइडल, कोलाइडल, यहाँ तक क्या है, इसी रेंज में कोलाइडल। अब इससे बड़ा आकार है, 10 घाते -10 से बड़ा आकार है, तो ये होता है निलंबन। क्या होता है, निलंबन। अब इससे भी छोटा है, ओहो ये क्या हो गया, 10 घाते -10 जो है 10 घाते -10 से 10 घाते -7, यानी 10 घाते -7 से बड़ा है तो ये होगा निलंबन, ठीक है। और 10 घाते -10 से भी छोटा है तो ये होगा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार कम होता है और इसमें बीच में होता है, और इस निलंबन में कणों का आकार बढ़कर के होता है, यानी ज़्यादा होता है कणों का आकार, समझ गए। निलंबन में कणों के आकार को जो है देखा जा सकता है आसानी से।
किसकी सहायता, साधारण आँख से भी देखा जा सकता है। सावधानी से देखेंगे तो कोलाइडल विलयन को में कणों के आकार को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, और वास्तविक विलयन में कणों के आकार को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, कोलाइडल विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ मीटर से 10⁻10 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, 10⁻10 मीटर से भी छोटा हो गया तो वास्तविक हो जाएगा, और 10⁻7 से बड़ा हो गया तो निलंबन हो जाता है। चलिए अगला लगाइए। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 12 ग्राम संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन जो कि 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर है का वाष्पीकरण उसके शुष्क होने तक करने पर 3 ग्राम ठोस अवशेष प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड की विलेयता बतानी है। क्या बतानी है? विलेयता। तो चलिए, विलेयता का फार्मूला क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। वैसे विलेयता क्या होता है, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितने विलेय पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करना है, यहां लिखेंगे विलायक की मात्रा। ठीक, और गुणे ये 100 हो गया। समझ में आया? चलिए अब विलेय की मात्रा कितनी है, देखिए कह रहे हैं ना, इसमें 12 ग्राम संतृप्त पोटेशियम क्लोराइड विलयन है। पूरा विलयन कितना है? 12 ग्राम है। ठीक है, तो जो कि 20 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर है, वाष्पीकरण उसके शुष्क होने पर, ठीक है, शुष्क जब होता है तो 3 ग्राम ठोस अवशेष प्राप्त होता है। मतलब ये विलयन लिया गया है, उसमें चीनी मान लो घोला गया है, जब उसको शुष्क किया गया है, देखिए जितनी चीनी घुली रहेगी, जितनी चीनी घुली रहेगी, पानी जब उसको जो है वाष्पीकरण हो जाएगा वाष्प का, तो चीनी तो बची रह जाएगी। तो जितनी चीनी घुली है वही बची रह जाएगी ना। तो चीनी की जितनी घुली है यानी विलेय पदार्थ की मात्रा वही बच जाएगी, यानी 3 ग्राम। तो विलेय पदार्थ की मात्रा आपकी हो गई 3 ग्राम। ठीक है, और विलायक कितना होगा, देखिए 12 ग्राम संतृप्त विलयन है, 12 ग्राम में 3 ग्राम विलेय पदार्थ हो गया, बचा कितना विलायक? 9, और गुणे 100। ये कर लो भैया, 3 तियाँ काट दो, 3 से भाग दे दो, 3 तियाँ 9, 33.33 आएगा आपका। ठीक है, तो अच्छा है तो ऑप्शन में ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ होता है वो उसको खुले में रख देने पर वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है और अपना भार बढ़ा लेता है, घटा लेता है। नमी अवशोषित करेगा तो भार बढ़ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका H2SO4 ये सब जो है क्या है? हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ हैं। ये CuO आपका जो है ये हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, इसको खुले में रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। एल्युमिनियम कार्बाइड पानी से क्रिया कर गैस उत्सर्जित करता है। चलिए देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, ये जो है जल से अपक्रिया करके बनाता है मीथेन गैस। चलिए याद रखिए, इसको जो है रिएक्शन करने की बहुत मतलब नहीं, टाइम जाएगा खाली। तो ये क्या करता है? मार्स गैस यानी मीथेन गैस बनाता है, ये याद रखिए। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया जब होती है तो मार्स गैस बनता है यानी मीथेन गैस बनता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है। तो हैलोजनों में क्रियाशील कौन सबसे ज़्यादा होता है? फ्लोरीन ना। क्यों ज़्यादा होता है?
देखिए सबके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका फ्लोरीन है, कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के चौथे कोष में है, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखिए क्रियाशीलता इसकी क्यों है, ये सक्रियता, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। फ्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं भाई। तो ऋण आयन कौन जल्दी बनाएगा, देखिए ये दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें आकर्षण अधिक होगा, तो ये जो है आसानी से बनाएगा। और जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आकर्षण कम होता जाएगा, तो जो है सक्रियता इसकी भी जो है कम होती जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रम से यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें फिर। ये क्या कह रहे हैं, धातु का परमाणु जब आयतन में आयतन क्या है, धातु का परमाणु जब आयन में, क्या है, धातु का परमाणु जब आयन में, ये लो, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, अपचयन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसका अपचयन होता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसका तो अपचयन होता है। तो ये तो प्रश्न, ये जो है ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन दान करता है, अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑक्सीकरण होता है ना जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और जो ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, देखिए इलेक्ट्रॉन दान करता है, ऑक्सीकरण। अब ये धातु है ना, तो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, नहीं करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करके जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो उनका होगा ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन दान करता है और होता है ऑक्सीकरण, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण नहीं करता धातु, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। रासायनिक अपक्रिया में निम्न की सहभागिता होती है। देखिए कौन भाग लेता है भाई रासायनिक अपक्रिया में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन, ठीक है। तो कौन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ग्रहण करता है, यही सारी चीजें होती है ना। तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली बंध है, सबसे शक्तिशाली बंध है। तो 9 प्रश्न इसमें और बचे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे अब हम। सबसे शक्तिशाली बंध है, यस यस, 1s 1s 2s 2s 2p 2s 2p 2p 2p। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा तो बंध की प्रबलता कम होती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ 1s में जो है बंध की प्रबलता अधिक होगी, यानी शक्तिशाली बंध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण जब इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्लोरीन गैस निकालता है, क्लोरीन गैस, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकालता है, क्लोरीन गैस निकालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। न्यूट्रिनो में होता है, ओहो ये तो पहले आया था, न्यूट्रिनो में होता है आवेश 0 द्रव्यमान 1, ठीक। चलिए 1 बिलियन में H+ आयनों की मात्रा 2⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH मान निकालना है, तो चलिए फिर pH मान निकाल के देखते हैं हम लोग। pH मान
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता है ना, देखिए पीएच मान का फार्मूला होता है -log10 आधार पर होता है, और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ होती है। अब इसको सॉल्व करिए, -log10। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 2 × 10⁻⁸। ठीक, अब इसको लगा लीजिए भैया, माइनस लगाएंगे log m प्लस log n, log m इंटू n से log m प्लस log n, log m और प्लस log n। ठीक, इसको सॉल्व करिए। ये पहले तो माइनस से गुणा कर लीजिए, -log, अच्छा चलिए पहले गुणा कर लेते हैं फिर रखेंगे। तो ये -log10 -8, ठीक है। तो log 2 का मान कितना होता है? 0.3010 माइनस, अभी 8 आगे आएगा तो प्लस 8 हो गया, और log 10 का मान कितना? 1 हो जाएगा। अब ये 8 में से इसको घटा दीजिए, 8.00 लिखिए, 0.301 घटा लीजिए, कितना आएगा? 9, और यहाँ बचा 9 में से 3 गए 6, अब यहाँ बचा 7.699, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 7 से ज़्यादा है ना, अब अगर ये 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, और ये क्षारीय विलयन में फिनाल्थिलीन सूचक होता है। क्षारीय विलयन में कैसा करता है? नारंगी रंग देता है। अम्लीय माध्यम में कैसा देता है? लाल देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये नारंगी वाला। ठीक है, फिनाल्थिलीन क्षारीय विलयन में नारंगी रंग देता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बताइए। इसमें प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, ये सही होगा। कॉपर के प्रगलन में प्रयुक्त बेसेमर परिवर्तक का स्तर होता है, तो किसका स्तर लगा होता है? सिलिका का, SiO2। और ये किसका कार्य करता है? अम्लीय गालक का कार्य करता है। अम्लीय गालक का। अम्लीय गालक क्या होता है? जो अगलनीय, क्षारीय अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाता है, वो क्या होता है? अम्लीय गालक होता है। तो SiO2 जो आपका है, ये क्या है? अम्लीय गालक है। और ये बेसेमर परिवर्तक में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रगलन प्रक्रिया होती है। तो प्रगलन प्रक्रिया के लिए SiO2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे समझिए। तांबे का अयस्क है, इसमें से तांबे का अयस्क, तांबे यानी Cu, कॉपर का अयस्क कौन सा है? देखिए बॉक्साइड जो है ये क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, Al2O3 2H2O। ठीक है, और मैलेकाइट ये जो है कॉपर का अयस्क है, CO3 और CuOH2। और कार्नेलाइट ये चलिए लिख दें क्या? चलिए लिखते चल रहे हैं थोड़ा सा। ये होता है क्या? Al2O3 2H2O। और ये मैलेकाइट CuCO3 और CuOH2। और ये जो है कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट आपका है KCl MgCl2 6H2O। ठीक, ये होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क होता है। सेडेराइट ये जो है लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है, या फिर CO3 होता है क्या, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो गया तांबे का अयस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो तांबे का अयस्क कौन है? ये मैलेकाइट, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए CO3 होता है शायद, इसको कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा सेडेराइट का। चलिए आगे देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात आयतनानुसार अनुपात होता है। देखिए हाइड्रोजन का H2O जल में, यही है ना H2O फार्मूला है, तो इसमें 2
आयतन में हाइड्रोजन है, 1 आयतन में ऑक्सीजन। तो पहले हाइड्रोजन करें फिर ऑक्सीजन, तो 2:1 वाला यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर आ गए। आज का ये जो है 2017 का पॉलिटेक्निक में पूछा गया ये 50वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों का कार्य करती है? तो भैया ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। ठीक है, तो ये H2 इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन भी जुड़ करके ये SO3 बनाता है, अपचयन ऑक्सीकारक भी कार्य करता है। ऑक्सीकारक अपचायक दोनों का कार्य करता है। ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा 45 प्रश्न हमने देख लिया 2017 के साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके। जितने प्रश्न आते हैं उनको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में 2017 का मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 18 का ऐसे क्रम से। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।